बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना उस रब बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ हा दरूद सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हम लोगों ने सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज पीपल, वो 4 चीज़ों का मजमूआ है जिनको हमने HR के फंक्शंस का भी नाम दिया। एक्वायरिंग पीपल, ट्रेनिंग पीपल, अप्रेजिंग पीपल एंड कॉम्पनसेटिंग पीपल, कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हम ऐसा एनवायरनमेंट बना दें कि वो कंट्रीब्यूशन दे जाएं जो हम उनसे लेना चाह रहे हैं। हमने इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, HR का रोल पढ़ा, और फिर हमने HR के फंक्शंस को बारी बारी पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहला फंक्शन एक्वायरिंग पीपल, इसको हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के नाम से पढ़ना स्टार्ट किया। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए हमने एक प्रोसेस अपनी आसानी के लिए बनाया, 4 स्टेप्स का प्रोसेस, जिसका पहला स्टेप एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, दूसरा स्टेप रिक्रूटमेंट, तीसरा स्टेप स्क्रीनिंग और चौथा स्टेप सिलेक्शन। इसमें सबसे पहला स्टेप, पहला कदम, पहला जीना एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग हमने पढ़ना शुरू किया कि हम फ्यूचर ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिसाइड करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए अपनी कंपनी के लिए और कैसे लोग चाहिए। वो कितने लोग चाहिए उसके लिए हमने क्वांटिटी एनालिसिस किया, जिसके 3 तरीके हमने पढ़े, ट्रेंड एनालिसिस, रेशो एनालिसिस और एक्सपर्ट एनालिसिस के नाम से। और किस तरह के किस क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए उसके लिए हम लोगों ने जॉब एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट किया। जॉब एनालिसिस को हमने इस तरह से पढ़ा कि हम किसी भी जॉब को फॉर्मली एनालाइज करते हैं कि क्या ड्यूटीज़ हैं और उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस, क्या स्किल्स चाहिए। तो हमने 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं जॉब एनालिसिस करते हुए, एक जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरी जॉब स्पेसिफिकेशन। हमने जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशंस कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन कंटेंट्स को बनाने के लिए। तो हमने डिस्कस किया कि जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें जो हम ऐड करते हैं, जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब समरी, ड्यूटीज़ एंड वर्क एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, अथॉरिटी ऑफ द जॉब होल्डर, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स क्या यूज़ हो सकते हैं, जॉब कॉन्टेक्स्ट या वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स, और फिर जॉब की स्पेसिफिकेशंस को भी हम वहीं पे ऐड कर देते हैं। ये 10 तरह की इन्फॉर्मेशन, ये 10 कंटेंट्स हैं जो हम जॉब एनालिसिस करते हुए चाहिए होते हैं हमें। अब इससे आगे जॉब एनालिसिस का ही एक रिलेटेड टॉपिक के जॉब एनालिसिस करते हुए किन बातों का हमने ख्याल रखना है, हम उन्हें पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस गाइडलाइंस के नाम से। और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स कि जॉब एनालिसिस का तरीका कार क्या है, वो जो इन्फॉर्मेशन हमें 10 तरह की चाहिए वो हम कलेक्ट कैसे करनी है। तो जॉब एनालिसिस गाइडलाइंस कि किन बातों का, किन एहतियातों का हम ख्याल रखेंगे तो जॉब एनालिसिस एक मुकम्मल अच्छा जॉब एनालिसिस होगा। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जॉब एनालिसिस करते हुए सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वही बंदा दे सकता है जो जॉब होल्डर है। मसलन आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की जॉब में क्या बीतती है, सबसे बेहतर स्टूडेंट को ही अंदाज़ा है। क्या गुजरती है स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं बता सकता। यानी कि स्टूडेंट की जॉब का उतना अच्छा अंदाज़ा ना टीचर को है, ना वालिदैन को है, सिर्फ उस बंदे को है जो उस प्रोसेस से गुजर रहा है। तो जॉब एनालिसिस करते हुए भी हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फोकस उस बंदे पे करना है जो वो काम कर रहा है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं। इन गाइडलाइंस को हम लोग कह सकते हैं, हम इसको जॉब एनालिसिस गाइडलाइंस को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दीज आर
specific instructions that should be followed by the managers while conducting the job analysis to ensure its accuracy, ताकि पता चले कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो ठीक है, वेरीफाइड है। अब इन जॉब एनालिसिस गाइडलाइंस में सबसे पहली चीज कि जॉब एनालिसिस किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, मल्टीपल पार्टीज को मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जॉब के बारे में एग्जैक्ट अंदाज़ा उसको है जो जॉब कर रहा है, द जॉब होल्डर। दूसरे नंबर पे जो जॉब कर रहा है उसने इन्फॉर्मेशन ठीक दी है या नहीं दी, हम उसको वेरीफाई करते हैं इमीडिएट सुपरवाइज़र से। वो सुपरवाइज़र बताता है क्योंकि उसने उसको काम दिया भी है, उसे रिपोर्ट भी ले रहा है। और तीसरा एचआर के बंदे, क्यों? क्योंकि एचआर वालों को पता है कैसे कलेक्ट करनी है, कहाँ लिखनी है, किस तरतीब से लिखनी है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली गाइडलाइन आपने ये याद रखनी है कि जॉब एनालिसिस इज द म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस पार्टीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द जॉब होल्डर, द सुपरवाइजर्स एंड द एचआर पर्सोनल। दूसरी चीज जिसका हमने इसमें ख्याल रखना है वो कि जब भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो किसी एक बंदे की इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाय नहीं करना। जैसे मैंने भी आपको मिसाल दी कि स्टूडेंट की जॉब का एनालिसिस कर रहे हैं, स्टूडेंट से डाटा लेना है, तो मैं अगर आपकी क्लास में से किसी एक बच्चे को बुला के पूछूं कि बताओ भाई सुबह से लेके शाम तक क्या करते हो, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी, तो हो सकता है उसको सारा कुछ ना पता हो, प्रेशर में वो कुछ भूल जाए, एफिशिएंसी झाड़ने के लिए कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे। तो मैं बजाय इसके कि एक बच्चे से इन्फॉर्मेशन लूँ, मैं क्लास के 3-4 बच्चों को बारी बारी बुला के उनसे इन्फॉर्मेशन लूँगा ताकि जो एक की इन्फॉर्मेशन में डेफिशिएंसी है वो दूसरा ओवरकम कर जाए। तो दूसरी गाइडलाइन जिसका हमने ख्याल रखना है वो ये कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल जॉब होल्डर्स टू अवॉइड वेरियस डेफिशिएंसीज। तीसरी चीज़, अब जब स्टूडेंट की जॉब की हम एग्जांपल ले रहे हैं कि स्टूडेंट से डाटा लेना है, तो स्टूडेंट सिर्फ आपकी क्लास में तो नहीं है, वो तो साथ वाली क्लास में भी हैं, वो जूनियर क्लासेस में भी हैं, वो सीनियर क्लासेस में भी हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी हैं। तो अगर मैं सिर्फ एक ही क्लास के स्टूडेंट से डाटा ले लूँगा तो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई। तो इन्फॉर्मेशन जब भी कलेक्ट करनी है मल्टीपल जॉब होल्डर्स से करनी है, लेकिन वो मल्टीपल जॉब होल्डर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हों। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से होने का फ़ायदा क्या होगा, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट, तीसरे डिपार्टमेंट, एक क्लास दूसरी क्लास, तीसरी क्लास की जो आपस में डिफरेंशिएशन है वो दूर कर लेंगे वो लोग। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को कलेक्शन के बाद वैसे ही यूज़ नहीं करना, बल्कि किसी सीनियर मैनेजर से बेहतर है कि इमीडिएट सुपरवाइज़र से उसको वेरीफाई करवा लिया जाए। जैसे स्टूडेंट का इमीडिएट सुपरवाइज़र उसका टीचर है, अकाउंट्स ऑफिसर है उसका इमीडिएट सुपरवाइज़र अकाउंट्स मैनेजर है, एडमिन में कोई बंदा काम कर रहा है तो जो भी उसका इमीडिएट सुपरवाइज़र बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उसको काम देना भी है और उसको पता भी है कि जो मेरे अंडर काम कर रहा है उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो जब भी जॉब एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो कलेक्शन के बाद उसको किसी मैनेजर से वेरीफाई ज़रूर करवाना है। ये भी हो सकता है कि 2 स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन लिए तो किसी तीसरे को बुला के सिर्फ उसको वेरीफाई कर लें। बहरहाल किसी ना किसी सोर्स से उसको वेरीफाई करते हैं, क्यों? ताकि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट 5वीं बात इसमें जो इम्पोर्टेंट हम याद रखते हैं, जो जिस गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं, वो है एक फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट। फर्ज करो हमारी क्लास में से ही किसी बच्चे को HOD सब बुला लेते हैं और वो कहते हैं कि आप ज़रा मेरे ऑफिस में आना, आपसे कुछ बातें पूछनी है। सबसे पहले तो उसका फ्यूज़ उड़ जाएगा कि पता नहीं यार मैंने कोई हरकत ही ना कर दी हो, HOD ने बुला लिया। खैर HOD ऑफिस में डरता डरता पहुंचा है तो HOD ने बिठा के पूछना शुरू कर दिया है, कितने बजे आते हो, क्या क्या काम करते हो, कितने लेक्चर होते हैं डेली। अब वो सोच रहा है कि यार पता नहीं शिकायत तो नहीं लग गई। अब उसको नहीं पता कि वो मेरी जॉब की डिटेल्स पूछ रहे हैं ताकि अपने पास एक लिस्ट बना लें। तो सबसे पहले जिस भी बंदे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आप उसको पर्पस बता दो कि हम आपसे कुछ बातें पूछ रहे हैं। वो बातें इवैल्यूएशन के लिए नहीं पूछ रहे, वो बातें आपकी कंप्लेंट नहीं आई इसलिए नहीं पूछ रहे, वो बातें हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम एक बाकायदा फॉर्मल लिस्ट बना लें ड्यूटीज़ की,
ताकि हमें पता लग जाए कि ये काम इस बंदे का है, ये काम इस बंदे का है, ये काम इस बंदे का है। इसको हम कहते हैं क्रिएटिंग अ फ्रेंडली और कन्वीनियंट एनवायरनमेंट विद द जॉब होल्डर्स। नेक्स्ट जो हमने गाइडलाइन जिसका हमने ख्याल रखना है वो है कि जब भी आप जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए मेथड और लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल करें जो उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनसे डाटा कलेक्ट करना है। अभी मेथड हम थोड़ी देर तक पढ़ना स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो भी हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं या तरीक़ाकार है वो उन ऑडियंस के लिहाज से जिनसे डाटा कलेक्ट, मसलन स्वीपर की जॉब का एनालिसिस कर रहे हैं और एक लंबा सारा अंग्रेज़ी में क्वेश्चनर बना के ले जाते हैं। अब वो अंग्रेज़ी उस बेचारे के बस से ही बाहर है, वो जितनी भी कोशिश कर ले उसको समझ नहीं सकता, उसको नहीं पता क्वेश्चनर किस बला का नाम है। आपको चाहिए कि उसकी जॉब की डिटेल्स पूछनी है तो उसके पास बैठ के पंजाबी में गपशप करके पूछो। क्यों? दैट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट लैंग्वेज फॉर हिम। तो यहाँ पे हमने ऑडियंस की कन्वीनियंस के लिहाज से टूल सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मेथड सेलेक्ट करना है ताकि राइट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। अब हम अगर इन गाइडलाइंस का ख्याल रखेंगे ना कि मल्टीपल पार्टीज़ होंगी, एक से ज़्यादा लोगों से इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो इन्फॉर्मेशन वो लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हों, उस इन्फॉर्मेशन को हम वेरीफाई करेंगे, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और मेथड मोस्ट सुटेबल यूज़ करेंगे, तो जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ज़्यादा होगी। अब बात आती है उन मेथड्स की जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। 4 मशहूर मेथड हैं। सबसे पहला हमारे पास है इंटरव्यू। अब मेथड क्या है? ये वो तरीक़ाकार हैं जिनसे हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। हम इसको कह सकते हैं वेरियस प्रोसीजर्स दैट मे बी यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू कलेक्ट जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग डाउन अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अ जॉब स्पेसिफिकेशन। अब वो सारे के सारे प्रोसीजर जिनके थ्रू हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उनमें सबसे पहला प्रोसीजर है जॉब एनालिसिस इंटरव्यू। हमने इसका नाम रखा हुआ है जॉब एनालिसिस इंटरव्यू, लेकिन जॉब एनालिसिस इंटरव्यू को एक्सप्लेन करने से पहले सिंपली इंटरव्यू क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन हम इसकी इस तरह से कर सकते हैं कि इट इज़ अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू डिस्कस द इशू अंडर कंसिडरेशन। ये सिंपल इंटरव्यू की डेफिनेशन है, एक बॉक्स में नोट रखनी है अपने पास। डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू डिस्कस द इशू अंडर कंसिडरेशन। 3 बातों पे मैंने फोकस किया है। पहली, डायरेक्ट इंटरेक्शन, कि इंटरव्यू में 2 लोग आपस में एक ही वक्त में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। ये ऑनलाइन भी हो सकती है, टेलीफोन के थ्रू हो सकती है, वॉइस के थ्रू हो सकती है, नोट्स, वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो सकती है। दूसरी चीज़, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, 2 और मोर पार्टीज। तीसरी चीज़, इश्यू अंडर कंसिडरेशन ये बताता है कि उस सेटिंग को हम इंटरव्यू कहते हैं या नहीं कहते। जैसे क्लास में भी 2 पार्टीज़ की आपस में इंटरेक्शन है, एक टीचर एक स्टूडेंट, लेकिन हम उसको इंटरव्यू नहीं कहते। इंटरव्यू एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेटिंग है जिसमें इशू ही डिफरेंट है। अब देखो, अगर इंटरव्यू में इशू अंडर कंसिडरेशन है जो बताएगा कि वो इंटरव्यू की टाइप क्या है। मसलन अगर सिलेक्शन के लिए देखना चाह रहे हैं बंदा ठीक है या नहीं, वो सिलेक्शन इंटरव्यू बन जाएगा। अगर हम अप्रेजल का बताना चाह रहे हैं उसको कि आपका फीडबैक कैसा रहा, तो वो फीडबैक इंटरव्यू बन जाएगा। और अगर हम एक एम्प्लॉई से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो वो इंटरव्यू बन जाएगा जॉब एनालिसिस इंटरव्यू। अब ये जो इंटरव्यू की जनरल डेफिनेशन है ना, इसी डेफिनेशन को मैं मॉडिफाई करूँगा। हम इसमें सिर्फ इन 3 फ्रेजेस को चेंज करेंगे तो जॉब एनालिसिस इंटरव्यू की डेफिनेशन बनेगी डायरेक्ट इंटरेक्शन between a manager and a job holder to collect job analysis information। अब देखो, उन्हीं 3 बातों को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। इंटरव्यू था डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू डिस्कस द इशू अंडर कंसिडरेशन। हमने इसको कर दिया डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द मैनेजर एंड द जॉब होल्डर टू कलेक्ट द जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। और वही तरीकाकार जो इंटरव्यूज़ का होता है उसके थ्रू हम लोग मुख्तलिफ तरह के इंटरव्यूज़ डिज़ाइन करते हैं। किस लिए? ताकि हम लोग जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती हैं वो है क्वेश्चनेयर।
हम इसको कहते हैं जॉब एनालिसिस क्वेश्चनेयर या पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनेयर, PAQs के नाम से भी जनरली मिलते हैं। जॉब और पोजीशन दोनों लफ्ज़ ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल होते हैं, तो इसके लिए जॉब एनालिसिस क्वेश्चनेयर या पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब जॉब एनालिसिस क्वेश्चनेयर या इसको हम एज अ मेथड कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसको भी डिफाइन करने से पहले सिंपली क्वेश्चनेयर की डेफिनेशन कि क्वेश्चनेयर क्या है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ published questions to collect information regarding issue under consideration। मैंने वही बात की है, तीन, पहली स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, दूसरा पब्लिश्ड है, तीसरा कोई इशू अंडर कंसिडरेशन है जिसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि क्वेश्चनर्स हमेशा से स्ट्रक्चर्ड होते हैं, डिज़ाइंड होते हैं, पहले से बनाए और सोचे होते हैं कि ये क्वेश्चन हमने लिख के रखने हैं। इंटरव्यू में तो ये भी हो सकता है ना कि क्वेश्चन बना के भी रख सकते हैं, उस टाइम भी सोच सकते हैं, जबकि क्वेश्चनर में जो क्वेश्चन बना लिए हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, क्वेश्चनर हमेशा पब्लिश्ड होते हैं। पब्लिश्ड का मतलब ये हमारे पास रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, चाहे वेबसाइट पे हो, चाहे ईमेल में हो, चाहे सॉफ्ट फॉर्म में हो, चाहे हार्ड फॉर्म में किसी पेपर पे अवेलेबल हो, ये हमेशा हमारे पास पब्लिश्ड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। और तीसरी चीज़, इशू अंडर कंसिडरेशन बताएगा कि वो क्वेश्चनर है किस चीज़ का। मसलन अगर आपका लीडरशिप स्टाइल देखना चाह रहे हैं, उसमें लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो वो कहलाएगा लीडरशिप क्वेश्चनर। अगर आपका मोटिवेशन लेवल देखना चाह रहे हैं, उसमें मोटिवेशन से रिलेटेड सवाल करते हैं तो वो कहलाएगा आपका मोटिवेशन क्वेश्चनर। तो अगर क्वेश्चनर ही आपकी जॉब की इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करना चाह रहा है तो वो कहलाएगा जॉब एनालिसिस क्वेश्चनर। अब देखो, इसी बात को, इन्हीं तीन पॉइंट्स को अगर हम जॉब एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडिफाई करें तो हम कहेंगे अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पब्लिश्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक जॉब होल्डर रिगार्डिंग इट्स जॉब ड्यूटीज। ये वाली जॉब डेफिनेशन है जिसको हमने मॉडिफाई कर लिया है अपने हिसाब से, ये वाली डेफिनेशन कहलाएगी जॉब एनालिसिस क्वेश्चनर की डेफिनेशन। तीसरा जो तरीका मैनेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बारे में हम सब लोगों को पता है, हम इसको एक्सप्लेन ही इस तरह कर सकते हैं, डायरेक्टली मॉनिटरिंग एन एम्प्लॉय while performing its job duties for a specific period of time to collect job analysis information। कि हम एक एम्प्लॉय को जॉब परफॉर्म करते हुए मॉनिटर करते रहते हैं कुछ अरसे के लिए, ताकि हम उसकी जॉब ड्यूटीज़ की लिस्ट बना लें। हम सबके ज़हन में ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इट इज़ डायरेक्ट मॉनिटरिंग। इसमें जो एक दो बातें आपने याद रखनी है ना, कुछ पॉइंट्स जो आपने नोट रखने हैं। सबसे पहला कि इट इज़ डायरेक्ट मॉनिटरिंग, आइदर यू अपॉइंट अ पर्सन और यू इंस्टॉल अ कैमरा, उसको देखने के लिए वहाँ लगा दो। दूसरा, इसकी सूटेबिलिटी बनती है फिजिकल जॉब्स के लिए। हमें पता है दो तरह की जॉब्स हो सकती हैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें इंटेलेक्चुअल वर्क ज़्यादा है और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ ज़्यादा है हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते बंदा क्या सोच रहा है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन एक सूटेबल मेथड नहीं है। लेकिन ऐसी जॉब जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़, ब्लू कॉलर जॉब्स जिनको हम कहते हैं, वो ज़्यादा है, उसको ऑब्जर्व करना आसान है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ऑब्जर्वेशन में याद रखना है वो ये कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जिसके लिए हमने उस एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करना है वो कितना होना चाहिए। 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, कितना अरसा। तो ये जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है ना, जो वैलिड टाइम है उस बंदे को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको हम कहते हैं साइकिल टाइम। साइकिल टाइम होता है द टाइम इट टेक्स फॉर अ जॉब सिंस इट स्टार्ट अनटिल द कंप्लीशन ऑफ द जॉब। यानी कि जॉब के शुरू से लेके आखिर तक जितना टाइम लगता है वो कहलाता है साइकिल टाइम। और लॉजिकल है कि साइकिल टाइम के लिए ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें एम्प्लॉय हर वो काम कर लेगा जो उस जॉब का हिस्सा है। अगर हम थोड़े टाइम के लिए करेंगे तो उसने सारे काम किए ही नहीं जो उस जॉब के हिस्सा थे। और अगर हम ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है। मसलन एक लेक्चर का साइकिल टाइम है 90 मिनट्स, एक सेमेस्टर का साइकिल टाइम है 4.5 मंथ्स। इसी तरह हर जॉब
ऑब्जर्वेशन उसके लिए सुटेबल मेथड है अगर हम उसको साइकिल टाइम के लिए ऑब्जर्व करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट मेथड जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती हैं वो है पार्टिसिपेंट डायरी। इसको पार्टिसिपेंट डायरी या पार्टिसिपेंट लॉग्स कहते हैं। लॉग किसी चीज़ का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ अकरेंस में किस तरतीब से वाक़यात हो रहे हैं उसके लिहाज से रिकॉर्ड रखना। कि सुबह ऑफिस आए 8:30, मेल चेक की 8:45, सुपरवाइज़र को रिपोर्ट किया 9 AM, मेल्स का आंसर किया 9:15। जिस तरतीब से काम करते जा रहे हो उसको अपने पास रिकॉर्ड करना, ये लॉग है। तो पार्टिसिपेंट डायरी या पार्टिसिपेंट लॉग क्या है कि हम एम्प्लॉयज़ को एक नोटबुक, चाहे वो डिजिटल है चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में, किसी तरह से हम उसको दे देते हैं कि भाई जब भी आप अपने काम पे आओ तो जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो इसके ऊपर रिकॉर्ड लिखते जाना। और जो वो रिकॉर्ड अपने पास लिखता जाता है, हम साइकिल टाइम के बाद एक स्पेसिफिक अरसे के बाद उससे वो डायरी कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें जितनी एक्टिविटीज़ उसने लिस्ट डाउन की हैं उसकी बेस पे हम उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन बना देते हैं। तो ये जो पार्टिसिपेंट डायरी या पार्टिसिपेंट लॉग है इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसीजर वेयर एन एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद अ स्पेसिफिक डायरी और नोटबुक टू लिस्ट डाउन द जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये जो चारों के चारों मेथड हैं, अगर हम इनमें से 1, 2, 3 मल्टीपल मेथड्स को कंबाइन कर लें एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए, तो ये हमारे पास बन जाती है मल्टीपल मेथड अप्रोच। तो हम कह सकते हैं कि जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये 4 ही तरीके इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा करने के लिए, ड्रॉबैक्स को अवॉइड करने के लिए अगर HR मैनेजर्स एक से ज़्यादा मेथड्स को इकट्ठा, कंबाइंड, साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करें तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड मल्टीपल मेथड। तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसीजर where human resource managers tend to use more than one method to collect job analysis information in order to ensure the accuracy of information and the reliability of information collected for job। यहाँ तक हमारे पास हो गया कि जॉब एनालिसिस करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है और क्या तरीका कार है जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल।